हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइन। और आज हम लोग देखेंगे गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा रचित कविता समय के ढेर पे, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी की एक कविता है। और इस कविता में कवि ने किस तरह से समय का दुरुपयोग किया गया है या फिर समय का दुरुपयोग हुआ है, इस चीज़ को दर्शाते हैं। उसके पहले कवि परिचय। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 ईस्वी में होता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इनकी नाटक जन्म कैद, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचना रही, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतर नदी की यात्रा, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे पर्वतमाला, मैं वक्त के सामने छाया मत छूना, मंजीर गिरिजा कुमार माथुर की प्रथम काव्य संग्रह रही, जो 1941 में प्रकाशित हुई। कल्पांतर खंड काव्य साक्षी रहे वर्तमान। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अंतर्गत एक पत्रिका छपती थी, जो गंगा अंचल के नाम से जानी जाती थी। उनका भी संपादन भार इन्होंने संभाला था। इस साहित्यकार की मृत्यु 1994 में हो जाती है। तो चलिए देखते हैं समय के ढेर पर। व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में, सिर्फ असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ, अधूरा रुका है वक्त और ये देह आधी सांस लेती है। ठीक है, यहाँ पे क्या दर्शाया गया है? यहाँ पे जो कवि हैं, जो गिरिजा कुमार जो माथुर जी हैं, वो एक प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि रहे। ये बताते हैं, ये यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं समय के ढेर पे, वास्तव में यह साक्षी रहे वर्तमान कविता से, काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो परिस्थिति निकल के आई थी, उस परिस्थिति के एहसास से जो जिंदगी है वो कई साल बेकार गवा दिए गए, इस बात को कवि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि इस उदासीनता के कारण लोग लाचार है और ऐसा लग रहा है उनको कि उन्हें सिर्फ क्या मिला है जीवन में मूल्यहीन और अर्थहीन वस्तुएं ही उन्हें प्राप्त हुई है। कवि के इस बोध ने उसे अधूरेपन से भर दिया है और उन्हें चारों तरफ क्या नजर आता है? असमर्थता, यानी कि क्षमता वो नहीं रखते। उनको नहीं लगता है कि वो जीवन में कुछ कर पाए हैं या कर पाएंगे, और उन्हें इस बात से बेचैनी महसूस होती है। आगे कहते हैं, हर सेकेंड को टोक कर जोर से डंक मारती बड़ी बड़ी सुइयां वाली घड़ियां, निहाई पर चलते हुए रक्त बूंदों के रिबन, हर बूंद पे पड़ता है पलों का हथौड़ा, ठन होती है घड़ी की आवाज़, कुचल जाता है एक और मिनट। क्या कहते हैं? कहते हैं डंक मारना मतलब बताइए, बिच्छू या मधुमक्खी के द्वारा जहरीला डंक मारना। यहाँ पे कवि कहते हैं अपनी व्यथा को क्या कहते हैं? दर्शाते हैं। कवि अपने व्यर्थ बिताए गए क्षणों से त्रस्त है। वो क्या कहता है कि उन व्यर्थ क्षणों में एक एक सेकंड उसे कैसा लगता है? डंक मारने के समान लगता है। उस डंक का प्रहार इतना तीव्र है कि वह कवि के हृदय और मस्तक दोनों को लहूलुहान कर देता है। हृदय और मस्तक के इस तकलीफ को कवि की स्थिति उस लोहे के टुकड़े के समान मानती है जिस पर हथौड़े की मार पड़ती रहती है, और वो जड़ से जड़ होकर सारे आघातों को झेलता रहता है। जिस प्रकार लोहार गर्म लोहे पे हथौड़ा से लगातार प्रहार करता है और ठन की आवाज़ निकलती है और ख़त्म होती रहती है, ठीक उसी प्रकार कवि कहता है कि युद्ध के बाद की परिस्थिति जो है वो समय की व्यर्थता और उसकी असमर्थता का बोध कराती है, और उसके जीवन के कष्टों को क्या करते चली जाती है? बढ़ाते चली जाती है। हर पल उन्हें डर सा लगा रहता है। वो अफसोस महसूस करते हैं कि उनका जीवन में क्या नहीं है, उनके जीवन में किसी भी मूल्यवान वस्तु का संग्रह नहीं है। आगे, मुझे डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज़ से, सन्नाटे में एक सेकंड और फिर बिन चीखे मारता है। मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पांव धरता है। मैं विवश बंधा हूँ इस सारे परिवेश से, मेरे निरंतर लड़ाई है काल और देश से। क्या कहा गया यहाँ पे? कवि क्या कहते हैं? कवि को डर लगता है। किस चीज़ से डर लगता है? कवि को घड़ी की तेज आवाज़ से डर लगता है। क्यों डर लगता है? इस तरह से प्रश्न पूछे भी जाएंगे आपसे। खैर, यहाँ पे भावार्थ देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने मन के भीतर जो भय है उस भय को चित्रित करता है। और क्या कहता है? उसका डर किस बात का है? उसका डर है
कि उस पर उसका डर उस पर इस तरह से हावी हो चुका है कि वो घड़ी के प्रत्येक सुई की आवाज़ से भी डरता है। उसके मन में क्या हो गया, नकारात्मक मतलब नेगेटिव इतना अधिक फैल चुका है, इतना दूर तक उसकी छाया फैल चुकी है कि उसे चारों ओर अंधेरा ही नजर आता है। कभी अपने अस्तित्व की लड़ाई पे लड़ता है और क्या कहता है कि समय का जो प्रतिबिंब है उसे हर क्षण कैसा लगता है, कुचल रहा है, उसकी असमर्थता का बोध करा रहा है, लेकिन कभी चाहता है कि वो इस परिस्थिति से बाहर निकल जाए, लेकिन वह निकल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो इस परिवेश में बंधा पड़ा है। कवि की जो लड़ाई है, जिजीविषा है उसकी से है, वह अपने परिवेश से लड़ने के लिए उसे प्रेरित करता है और कहता है कि उसकी लड़ाई किससे है, उसकी लड़ाई काल और देश दोनों से है। अर्थात समय का जो प्रतिपल है कवि को कुचल रहा है, कवि को उसकी असमर्थता का बोध करा रहा है, कवि चाह कर भी काल और देश से बाहर नहीं निकल पा रहा है, कवि इस परिवेश से बाहर निकलना चाहता है। आगे, मैं विवश बंधा हूँ इस सारे परिवेश से, मेरी कंकाल चारों चेहरे वालों, चारों तरफ डायल ही डायल है, हड्डियों की टक टक, और मैंने अपने आसपास एक मनमानी अंतराप रोप ली है, काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी तक जो कवि हैं उनके अंदर क्या था, निराशा था, लेकिन अब उनके अंदर कहीं ना कहीं आशा दिखाई पड़ती है। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि मैंने अपने मन में व्याप्त भय कुंठा रूपी कंकालों से टकराता हुआ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं अपने आसपास एक अनंत परिवेश रच चुका हूँ और अपने को मतलब समय को अपनी टूटती देह में कैद कर चुका हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पे कवि कि अब उन्हें क्या लगता है, उनका जो उनका सोच था, अब तक क्या था, हम लोग देख रहे थे कि उनकी सोच नेगेटिविटी वाली थी, लेकिन यहाँ पे क्या दिखता है, थोड़ी आशावादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। वो कहते हैं कि अब वो समय के वश में नहीं है, समय उनके वश में है। वो ये सोचते, वो चाहे तो इस समय को अनंत समय तक मन मर्जी से रोक सकता है ताकि वो जीवन के प्रत्येक क्षण को जी सके, उसको भोग सके। अब देखेंगे कि किस तरह से बड़े प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर पे, तो चलिए देखते हैं। तो इस पे बड़े प्रश्न पूछे जाते इस तरह से, समय के ढेर पर कविता का सारांश लिखिए। समय के ढेर पर कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। समय के ढेर पर कविता में कवि की समय के बारे में क्या अवधारणा रही, ये लिखिए। और कवि को हर तेज घड़ी की आवाज़ से डर लगता है, क्यों डर लगता है, कविता के आधार पर लिखिए। इस तरह के बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और आप भावार्थ अच्छी तरह से देखकर पढ़कर जाएंगे परीक्षाओं में। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।